नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कर्तव्य पथ में हम आपको आपके अधिकारों के साथ ही आपके कर्तव्यों की भी बात करते हैं। देश में अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर उतने गंभीर नहीं रहते। कार्यपालिका की हो या विधायिका की, पुलिस की हो या अफसरों की, बात सरकारी मशीनरी की हो या फिर समाज के अलग अलग तबकों की, कर्तव्य की जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। हम देश निर्माण की शपथ लेते हैं, लेकिन यह शपथ तब तक अधूरी है जब तक हम इसके लिए अपना कर्तव्य पथ नहीं तैयार करते। हम शपथ लेते हैं कि हम खबरों को कर्तव्य की कसौटी पर कसेंगे और जो लोग कर्तव्य पथ से डिगेंगे उनकी खोज खबर भी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे तक आज कर्तव्य पथ में हम बात करेंगे 3 नए क्रिमिनल लॉस की। आपराधिक कानूनों से जुड़े इन 3 नए बिलों में पुलिस और अपराधी, पीड़ित और आरोपी, सबकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय हुई है। कर्तव्य पथ तय करेगा। तो आजादी के 75 साल के बाद अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों से अब मुक्ति मिल गई है। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता को खत्म कर नया कानून देश का कानून बनाया है, जिससे बीएनसी यानी भारतीय न्याय संहिता दिया गया है। कल ही लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास हुए हैं। लोकसभा में जो 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है। जी हां, आजादी के 75 साल के बाद अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिली है। अंग्रेजों के कानून से इस पर सजा पर भी, यहां पर अंग्रेजों के कानून में दंड और सजा पर जोर दिया गया। तो नए कानूनों में मानवीय संवेदनाओं का खास ख्याल रखा गया है। ना आप केस करने वाले और ना ही कराने वाले लापरवाही और लेट लतीफी हिला हवाला होंगे और ना ही इंसाफ मिलने में अब सालों का इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, नए कानूनों में पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए मानवीय आधार रखा गया है। कुछ कानूनों को पहले से कड़ा और सख्त किया गया। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि मॉब लिंचिंग, नाबालिग से रेप, गैंगरेप जैसे मामलों में फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए नए कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। उधर आपराधिक कानून से जुड़े 3 नए बिल कल लोकसभा में पेश किए गए और आज इन्हें राज्यसभा में पेश किया गया। तो बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए अपने कायदे के लिए कानून बनाए थे। ये कानून ऐसे थे जो पीड़ित के लिए ही परेशानी बन जाते थे। Present laws as they stand reeks of colonial hangover. Sir, it still reminds us of the times when the British were ruling us, and they continue to rule us through these acts, written by them for them. These acts were formulated at a time when the population of the country was about 20 crores, and the population today is 7 times as compared to that. The previous acts were designed to serve the Crown and its officers at the cost of the Indian society and resources. The acts were not only exploratory in nature, but far, far away from any kind of justice. It was a result of these inefficiencies that the criminal justice system ended up creating an atmosphere of distrust in the minds of the citizens who remain largely apprehensive of finding any justice after suffering. So due to the changing nature of the society, its attributes, its elements, the laws have become obsolete and fall short in encompassing the overall picture of society and the needs of the prevailing system of the justice at large. A need was thus felt for a long time to overhaul this mechanism, make it more contemporary and inclusive of the existing constructs. So the new proposed laws reflect of the government's intention to align the legal system with the 21st century, emphasizing citizen-centric legal structures, digital transformation, and a focus on the justice rather than the punishment. So the context in which these acts have been introduced is very, very important. And while discussing these, we should not miss the wood for the trees. The intent is to create an ecosystem of justice delivery which is not procedural oriented but justice centric. Sir, I would like to quote a share from Dushyant Kumar, which sums up this entire scenario in a very good way to begin my speech. कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं,
अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक बात और अलग कही। उन्होंने कहा ब्रिटिश कानून आग का दरिया की तरह थे और ये वर्तमान जो परिवर्तन है ये न्याय की पवित्र धारा की तरह है। 3 नए कानूनों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, गैंगरेप में 20 साल या जिंदा रहने तक सजा होगी। नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत या आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी। गृह मंत्री ने बताया कि 18 और 12 साल की बच्चियों से रेप पर अलग अलग सजा का प्रावधान है। सहमति से संबंध बनाने की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध करना हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे। जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। आपने सांसद कार्तिक शर्मा को सुना, गृह मंत्री अमित शाह को सुना। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रेणु दीक्षित जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अश्विनी दुबे जी ये भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से और संजय कुमार सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। रेणु जी, सबसे पहले सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता ये रिप्लेस करने जा रहे हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को। कितना बड़ा कदम है या कितना बड़ा पड़ाव है जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है? रेणु जी, मेरी आवाज जी। हाँ, सर ये बहुत बड़ा पड़ाव है और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय में आप सभी ने इस बात को नोटिस किया होगा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं और वो जिस तरीके से हो रहे हैं वो सब बदलता जा रहा है, वो सब बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जरूरत थी कि हम उन सारे अपराधों को जो अभी तक पुराने ये आईपीसी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं समय के हिसाब से जरूरत थी कि हम बदलाव लाएं कानूनों में। जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं आजकल, उन अपराधों को नोटिस करते हुए उनके खिलाफ कानून बनाएं। और सबसे जरूरी बात है कि जो स्पीडी जस्टिस है, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अंत में वो थक हार कर छोड़ देते हैं सबकी, तो वो कहीं ना कहीं इन नए कानूनों के जरिए ऐसा लगता है कि हाँ, अब वो सिस्टम हम लाने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं को और बच्चों को जल्दी, सभी को जल्दी मिलेगा। महिलाओं के लिए अगर मैं खास तौर पे बोलूं तो उनका न्याय, उनके लिए जल्दी न्याय की व्यवस्था। जो नए कानून ला रहे हैं उनमें महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उसके लिए एक अलग से अध्याय पेश किया गया है। सरकार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि इस समय अगर हम आज के हालात की बात करें तो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार इन मामलों में
कठोर सजा का प्रावधान इस नए कानूनों में है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। मैं आपको कुछ और एक उदाहरण दूंगी। समय के साथ साथ आजकल क्या हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन जो हो रहा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हमने फॉल्स प्रॉमिस की कि हम आपसे मैरिज करेंगे, या आपके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कि हम आपको जॉब दिलाएंगे। तो ये जो फॉल्स प्रॉमिसेस के बेसिस पर ये जो चीजें महिलाओं के साथ ये अपराध जो होते थे, ये अभी तक पुराने कानून में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, या जो सजा भी थी वो डायरेक्टली उस तरीके से नहीं मिलती थी। तो अब नए कानूनों में इन सभी का प्रावधान है, क्योंकि हम इसे एक क्राइम कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी चीज, अब 302 की जो धारा, जैसे अभी आपने बताया भी, तो अब सबको याद रहेगा कि अगर आप महिला और बच्चों के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं तो वो 302 की धारा लगेगी आपको। अश्वनी दुबे जी उसके के पास बाद जी, अश्वनी दुबे जी से भी सवाल ले लेते हैं। अश्वनी जी, इस पूरे तीनों नए कानूनों को देखा जाए तो क्या एक लाइन में ये कहना सही होगा कि अब पनिशमेंट सेंट्रिक ये जो नए कानून है वो नहीं है, बल्कि विक्टिम सेंट्रिक है? देखिए आशीष जी, नाम से ही अगर हम देखें तो पता चल रहा है, पहले का जो इंडियन पीनल कोड था 1860 का, वो पीनल यानी दंड की बात करता था, दंड संहिता था। और जो पहला अब नाम है वो भारतीय न्याय संहिता है, तो ये न्याय की बात करता है। और आशा करते हैं कि ये कॉलोनियल व्यवस्था में बनाया गया कानून, लॉर्ड मैकाले का, जो देश के भारतीयों के ऊपर रूल करने के लिए, भारतीयों को कब्जे में रखने के लिए और भारतीयों के ऊपर कैसे तमाम ऐसे कानून थोपे जाए ताकि उनके ऊपर जो है शासन किया जा सके, उसको लगे लाए। तब से लेकर अब तक बहुत सारा समय भी बीत गया। 1860 से 2023 में बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे उस इंडियन पीनल कोड में जिनकी आज की तारीख में जरूरत नहीं थी। तो अब देखें तो निश्चित तौर पर यह विक्टिम सेंट्रिक है। इसलिए भी विक्टिम सेंट्रिक है कि हिट एंड रन के केस में देखिए, अगर डेथ हो जाने पर 304 ये था, मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल, थाने से जमानत हो जाती थी बेल बॉन्ड फर्निश करते ही। अब लेकिन एक रडार ये भी लगा दिया गया कि अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं हुआ, बोनाफाइड इंटेंशन है और उसको लेकर के अस्पताल पहुंचाता है और विद ऑल प्रोबेबिलिटी प्रूफ करता है, तो उसको सजा भी कम होगी और विक्टिम की जान भी बचाई जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर विक्टिम सेंट्रिक है। मॉब लिंचिंग को भी डिफाइन किया गया है। यानी इस सब में वो लोग जो इस तरह के किसी घटना में शामिल रहे हैं, जिनके जरिए ये घटना हुई है, अगर वो उस विक्टिम की मदद करते हैं तो कहीं बहुत कानून उनको भी उस नजर से देखता हुआ समझ में आएगा। यहां पर देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले क्या होता था, लोग कानून के डर के मारे मौके से छोड़ के भागते थे कि बाद में देखेंगे। जैसे हमने कई बार एक जो ईस्ट दिल्ली में कांड हुआ, वो अंजू का कांड हुआ, इसमें 2 किलोमीटर तक वो खिसकती रही अपनी स्कूटी पे। उसके अलावा हम देखें कि हिट एंड रन के केसेस में कई बार लोग जो है बॉडीज को छोड़ करके मौके पर निकला, तड़पता हुआ आदमी छोड़ देता है। तो अब इसका प्रचार प्रसार होने के बाद आम आदमी तक अगर बात पहुंचेगी, दोनों होगा, पनिशमेंट भी ज्यादा होगा अगर छोड़ के भागे, और अस्पताल पहुंचा के जान बचाई तो आपका पनिशमेंट भी कम होगा। तो ये तो एक सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात आई। ये अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी थी। दूसरा, जो रिफॉर्म्स कहना चाहिए हमें कि जिसकी बात समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी करता रहा है, हम सब करते हैं। आशीष भाई देश के बहुत बड़े लीगल जर्नलिस्ट हैं, ये तो तमाम ऐसे मुद्दों को कवर किए। लीगल रिफॉर्म्स की बात हुई, चाहे प्रकाश सिंह का केस रहा हो, चाहे अश्विनी उपाध्याय का केस रहा हो, तमाम केसेस में ऐसा हुआ कि रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो ये रिफॉर्मेटिव एक एक्शन है, इसका एक पॉजिटिव मूव है। और ये पॉजिटिव मूव मैं समझता हूं कि एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें पब्लिक की भी अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी, सबकी अकाउंट और सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन सर उन मुद्दों पर हम जाते हैं जो मुद्दे अहम, जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा से पास 3 नए क्रिमिनल बिल में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा है, उसका एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। गृह मंत्री शाह ने बताया है कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है। नए कानून में अब मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद पैनल के पास चलते हैं। मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे
तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे? चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मॉब लिंचिंग पर आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। दरअसल मॉब लिंचिंग के कई मामले जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि इस कानून को और ज्यादा कठोर बनाने की जरूरत है, और जो नया कानून है वो वाकई मॉब लिंचिंग को लेकर कहीं ज्यादा कठोर है, क्योंकि उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा दी जाती है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह हैं। संजय जी, अगर हम इस पूरे 3 नए कानूनों को देखें तो टेक्नोलॉजी का खास ख्याल रखा गया है। जैसा हम सब जानते हैं कि ये युग जो है वो टेक्नोलॉजी का है। सारी चीजों की, यानी जो पुलिस रिकॉर्डिंग जो है वो अनिवार्य हो जाएगी। अगर पुलिस कहीं तलाशी लेने जाती है वो अनिवार्य कर दिया गया है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इतना ही नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे एफआईआर हो, चाहे केस डायरी हो, इन सबको डिजिटलाइज करना बेहद जरूरी कर दिया गया है इन नए कानूनों में। जी, आपकी आवाज कट गई। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, बीच में कट गई थी। संजय जी, सवाल यही है कि इन 3 नए कानूनों में सभी कुछ को डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है। अगर पुलिस कहीं तलाशी लेने जाती है तो रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो वीडियो वहां पर अनिवार्य होगा। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है तो उसको डालना होगा, डिजिटल करना होगा। पुलिस की केस डायरी को डिजिटल करना होगा। यानी जो पारदर्शिता है उसका पूरा ख्याल रखा गया है इस 3 नए कानूनों में। जी हाँ, बेसिकली क्या है, इंटेंट बहुत क्लियर है कि किसी को फंसाया नहीं जाए, और जो प्रोसेस है सर्च एंड सीजर का, अगर रिकॉर्ड होता है तो कल को उसको डिस्प्यूट करने के चांसेस बहुत कम होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए संजय जी। तो ये एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट आप कहिए, रिफॉर्म कहिए। इसके अलावे भी फॉरेंसिक एविडेंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आप गृह मंत्री को सुन रहे थे कल हम सारे लोग, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नए यूनिवर्सिटीज, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज डेवलप कर रहे हैं, नए यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहे हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे स्टेट्स में उनको लोकेट किया जाएगा, सो दैट जो भी केसेज हैं 7 वर्ष से ऊपर की सजा की बात जहां होती है, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन इज मस्ट। जी तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ये बहुत मच नीडेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना सोच समझ के सरकार ने हवा में कोई कानून लेके आई है। आफ्टर थॉरो कंसल्टेशन और सबके साथ जो जजमेंट्स हुए, जो कंसल्टेशन हुआ, बार काउंसिल के, जो हाई कोर्ट के जजेस और बाकी लोगों के साथ जो कंसल्टेशन हुआ है, उन सबको इनकॉर्पोरेट करके, जो जजमेंट्स हुए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके इसको ले आने का काम सरकार ने किया है। और ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का जी, और हम सबको इस वेलकम स्टेप है। जाहिर सी बात है ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि बदलाव है, क्योंकि परिवर्तन है यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी बात आशीष, खासतौर पर हम दोनों ही इस बात को समझते हैं, जो ब्रिटिश कानून थे, जो इंडियन पीनल कोड की बात थी, उसमें एक बात ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए रखी थी, अगर भारतीय विरोध कर रहे हैं तो उन्हें राजद्रोह की धारा में उनको फंसा दिया जाए। लोकसभा से पास इस बिल में कई अहम बदलाव भी हैं। इसमें राजद्रोह से जुड़ा कानून भी है। अब इस राजद्रोह कानून को लेकर क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि अब राजद्रोह नहीं बल्कि इसे देशद्रोह कहा जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में जो पहले राजद्रोह चलता था अब उसकी जगह देशद्रोह कहा जाएगा। लेकिन क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की
स्थिति रही। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन है। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। राजद्रोह को खत्म किया यहां पर, और खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज इसको आईपीसी 124C में सरकार के खिलाफ कही गई बात थी, जिसे भारत की सरकार या फिलहाल जो बिल पेश किए गए हैं जिन्हें अभी मंजूरी मिलेगी, उसमें भारतीय संप्रभुता के खिलाफ को जोड़ा गया है, सरकार के खिलाफ हटाया गया। हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रेणु दीक्षित जी का मैं रुख कर लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं जानी मानी। रेणु जी, जहां तक बात करें इस राजद्रोह आईपीसी 124C जिसका हवाला दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, ये परिवर्तन क्या एक बड़ा परिवर्तन होगा? इस पर कई सारी बहसें हो चुकी हैं देशद्रोह राजद्रोह को लेकर। बिल्कुल आशीष जी, मेरे हिसाब से देशद्रोह जब तक हम इसको क्लियरली डिफाइन ना कर दें, क्योंकि मुझे गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि दिस इज डेमोक्रेसी एंड एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। तो राजद्रोह अब जहां तक है, इसमें अभी इसके प्रोविजंस पे डिटेल में देखेंगे, पर अब ये बात कहीं ना कहीं हो गई है कि डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। अगर आप शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो उसको एक जो राजद्रोह कहा जाता था पहले, वो नहीं माना जाएगा। तो इसके प्रोविजंस को एक बार और डिटेल में जाके जब फाइनल अप्रूवल हो जाएगा तब इस पे गौर करेंगे। बट डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है सरकार के इंटेंट के साथ। बिल्कुल एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि पहले इसे आईपीसी की धारा 124A कहते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में इसे अपराध कहा गया है। अश्वनी दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा, विक्टिम की यहां पर बात करूंगा। विक्टिम को यहां पर बहुत ज्यादा, इन 3 नए लॉज में बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। सबसे अहम, आपने या मैंने कई बार देखा है कि विक्टिम पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रह जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें एफआईआर की कॉपी दे दो, हमें एफआईआर की कॉपी दे दो, और वो एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है। लेकिन अब एफआईआर की कॉपी ना सिर्फ देनी पड़ेगी, बल्कि 90 दिनों के भीतर यह भी बताना पड़ेगा कि जो उसने एफआईआर दर्ज कराई है उस पूरे मामले में क्या कुछ प्रगति हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। ये सारी जानकारियां विक्टिम को देनी पड़ेगी पुलिस को। बिल्कुल, देखिए ये जो नया कानून है, इसमें जो प्रोविजंस हैं वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं पुलिस की। 0 एफआईआर दर्ज करने की भी बात करते हैं और 15 दिन के अंदर 0 एफआईआर दर्ज करके विक्टिम को सूचना देते हुए जहां का जुरिस्डिक्शन है वहां उस एफआईआर को भेज के और वो जो है विक्टिम को इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में वो जो है वो पार्टिसिपेट करे। दूसरा, पहले क्या होता था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडियन पीनल कोड हुआ करता था। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडियन पीनल कोड में प्रोविजंस, अगर कुछ अपराध घटित होता है तो उसमें फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट या उसे निकालने का पूरा अधिकार धारा 173 के तहत इंडियन पीनल कोड के तहत पुलिस को होता था, यानी विक्टिम की सुनी नहीं जाती थी।
अब यहां क्या कर दिया है कि किसी भी एफआईआर को विड्रॉ करने से पहले स्टेट जो है विक्टिम को सुनेगा। कॉपी सर्व करना पुलिस रिपोर्ट का विक्टिम को कंपलसरी है, एक्यूज को कंपलसरी है। 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस है वो विक्टिम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सारी इंक्वायरीज और ट्रायल्स जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे। और कोई ऐसा ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी, कोई अगर ऐसा ऑफेंस जो विमेन चिल्ड्रन के नजर में मतलब उनके खिलाफ होता है तो तुरंत जो है इमीडिएटली जो भी एजेंसी वहां पर होगी वो एजेंसी ऑफेंस रजिस्टर करेगी, बजाय कि प्रोविजंस के चक्कर में, जुरिस्डिक्शन के चक्कर में, क्षेत्राधिकार के चक्कर में पड़ने के। उसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। अभी तक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को आप देखेंगे पुलिस की तरफ से, सरकारी महकमे की तरफ से सरकार के लोग होते हैं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा हर जिले में। वो डिसाइड करेंगे कि किसी मुकदमे में अपील फाइल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशंस होंगी। तो ये अगर हम देखें, और उसके बाद जो कंपलसरी कलेक्शन है फॉरेंसिक एविडेंस का और इन्वेस्टिगेशन का, जो प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करता है, उसको लेकर के भी बड़े सारे इन्होंने चीजें उसमें लिखी हुई हैं। मॉब लिंचिंग के अलग से प्रावधान कर दिया, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक की सजा। भगोड़ों को लेकर पहले भी 82, 83 में प्रावधान था, लेकिन अब भगोड़ों की जो एक पक्षी सुनवाई और सजा, उस सबको लेकर प्रावधान बना है। तो हम समझते हैं कि ये जो है बड़ा ही ह्यूमन सेंट्रिक, पब्लिक सेंट्रिक और विक्टिम सेंट्रिक ऐसा कानून है जिसमें हर एक अंग की अपनी भूमिका फिक्स हुई है। जरूरत है कि पूरे शिद्दत के साथ इसको इंप्लीमेंट करते हुए हर एक एजेंसी, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के इस नए कानून का वेलकम करे, क्योंकि एक आजाद भारत का अपना कानून। अश्वनी जी, लेकिन एक और अहम बात है, संगठित अपराध अभी तक जो था उसकी व्याख्या नहीं की गई थी। जो हमारे पुराने कानून थे उसमें संगठित अपराध की व्याख्या नहीं की गई थी, लेकिन ये जो 3 नए कानून हैं इसमें संगठित अपराध की व्याख्या भी की गई है। यह भी बताया गया है कि अगर छोटे से मामले में भी अगर संगठित अपराध है तो 7 साल की सजा हो सकती है। सजा को बढ़ाया गया है और संगठित अपराध को लेकर कठोर कार्रवाई करने की बात इन 3 कानूनों में की गई है। जी बिल्कुल। देखिए, संगठित अपराध को पहले डील करने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था। सिर्फ वो 147, 148, 149 हुआ करता था कि जो पब गैदरिंग है वे डेडली वेपन एक जगह पहुंचते थे। लेकिन अब एक बीएनएस के अंतर्गत सेपरेट ऑफेंस संगठित अपराध को बना देने से क्या है, जो कोई भी ऑर्गेनाइज करेगा या उसके कॉन्स्पिरेसी करेगा या वो पार्ट होगा वहां का, उसके लिए अलग से प्रावधान है। उसी तरह से जैसे टेररिस्ट एक्ट को इसमें एज ए सेपरेट ऑफेंस डिफाइन कर दिया, सिमिलरली मॉब लिंचिंग को सेपरेट डिफाइन कर दिया। तो ये सब अगर हम बातें देखें तो ये कम्युनिटी सेंट्रिक लॉ है, और कम्युनिटी सेंट्रिक लॉ होने का। और उसके बाद जैसे छोटे छोटे ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस होते थे, उसमें पुलिस पकड़ के और अंदर डाल देती थी, किसी को बेल बॉन्ड नहीं होता था, किसी के पास कुछ। अब जो कम्युनिटी सर्विस जैसी चीजें भी जो लेकर के आए हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं, और 7 साल से आजीवन कारावास से मृत्यु तक की सजा, जो जिस नेचर का, जिस इंटेंसिटी का ऑफेंस है, खास तौर से अगर हम देखें जो संगठित अपराध, उसके हिसाब से जो प्रावधान किया है, निश्चित तौर पर उससे रोक लगेगी और गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत होगी। पॉइंटर के हिसाब से हम चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में गैर इरादतन हत्या को लेकर भी काफी खास बात रखी, क्योंकि अक्सर कई मामलों में, आशीष आप भी इसको देखते होंगे, गैर इरादतन हत्या को लेकर कई सारे सवाल भी उठे और दर्ज भी होते रहे मामले। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में कहा, जो इन 3 कानूनों में बदलाव किया गया, गैर इरादतन हत्या, जिसे अब 10 साल तक कर दिया गया। पहले क्या होता था कि लोग गैर इरादतन हत्या में 2 साल में छूट जाते थे, या फिर कई मामलों में हमने देखा है कि वो बेल इजिली मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन पहले दर्शकों को यह सुनवा दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राकेश, संजय जी। गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया।
और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। मैंने पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। मंत्री अमित शाह को सुना, गैर इरादतन हत्या को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। संजय कुमार सिंह के पास चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे पैनल में भी हैं इस समय। संजय जी, गैर इरादतन हत्या, ये जो ऐसा मामला था जिसमें लगातार कई बार संशय उठता था कि क्या ये जो हत्या की गई है वो वाकई गैर इरादतन थी या फिर जानबूझ के की गई है। ये पूरा मामला 302 से 304 में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थी और यही वजह है कि जो सजा का प्रावधान है वो अब 10 सालों तक कर दिया गया है। जी हाँ, बेसिकली आपका इंटेंट शो होना चाहिए कि आप ये गैर इरादतन हुआ, हमारा इंटेंशन नहीं था। अगर नहीं था कि किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, गोली आपने चला दी, जो भी हुआ, व्हाटएवर हैज ऑकर्ड, इफ यू शो दैट यू हैव अ गुड इंटेंट तो आपको सजा कम होगी। लेकिन अगर आप जानबूझ के मर्डर के केस को कन्वर्ट कर रहे हैं गैर इरादतन में, फिर गड़बड़ है, फिर तो 10 बरस तक की सजा का प्रावधान है। और ये हम समझते हैं कि वेल थॉट है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कंडेम करें कहीं से कि सजा बढ़ा दिया गया या गलत हुआ। यानी कोशिश बहुत कुछ ऐसी की जा रही है जो कि ये वाकई न्याय से जुड़ी हुई बात सामने आए, पनिशमेंट या सजा हटे। लेकिन एक चीज आशीष और हमारा पैनल, आतंकवाद से भारत बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है और आतंकवाद के मामलों को लेकर कई बार ऐसा कहा जाता रहा है कि नादान मासूम लोगों को इसका शिकार बना दिया गया, जो जिस तरह के लॉज हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है आतंकवाद को लेकर, क्योंकि पूरा देश इससे ग्रसित रहा है, वो सुन लेते हैं पहले। आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा। इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। तो आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा, और सही बात भी है, कि पहली बार आतंकवाद की जो व्याख्या है वो कानूनों में की गई है। भारतीय न्याय संहिता में ये पहली बार हुआ है कि आतंकवाद की व्याख्या की गई है। अश्वनी दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। अश्वनी जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या की गई है। दो इसमें बड़े दिलचस्प चीजें जो है मुझे लगी हैं। पहली तो ये
कि अब पैरोल नहीं मिलेगा। अगर कोई आतंकवादी घटना का दोषी है तो उसे पैरोल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अभी तक हम देखते हैं कि कई बार आतंकवादियों की तरफ से कई सारे जो एनजीओ हैं वो मर्सी पिटीशन अलग अलग जगहों पर डाल देते हैं, लेकिन अब इन नए कानूनों में यह साफ कहा गया है कि कोई भी एनजीओ किसी आतंकवादी के लिए मर्सी प्ली जो है वो अब फाइल नहीं कर सकता। जी बिल्कुल आशीष भाई, आप देखिए कि क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद भी टेररिज्म को क्रिमिनल एक्ट जो लॉ हमारे देश का था उसमें समाहित नहीं किया, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं चाहते तो अमेंडमेंट ला करके टेररिज्म को डिफाइन कर सकते थे। लेकिन जो इंडियन पीनल कोड 1860 जो अभी तक प्रेवलेंट है उसमें टेररिज्म जैसा शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। टेररिस्ट एक्टिविटी जो करते हैं, ये देश का दुर्भाग्य ही तो है कि आप इतना बड़ा आपके पास क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ है और टेररिज्म डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जिसको एक सेपरेट ऑफेंस इस भारतीय न्याय संहिता में किया गया, ये निश्चित तौर पर डिस्करेज करेगा टेररिस्ट और टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज करने वाले लोगों में। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास तमाम ऐसे स्पेशल लेजिस्लेशंस आए देश में, कभी टाडा आया, कभी पोटा आया, उसके बाद देखिए अब यूएपी आया। स्पेशल लेजिस्लेशंस रहे जिसमें स्पेशल पावर्स दी गई, तो थाने के पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं था कि यूएपीए के अंदर मुकदमा दर्ज कर दे, उसके लिए एनआईए जैसी संस्थाएं मुकदमा दर्ज कर सकती। अब लेकिन अगर टेररिज्म कहीं पर कोई कंट्री के अगेंस्ट, कंट्री की यूनिटी के अगेंस्ट, कंट्री के ऊपर अटैक करता है, इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक करता है, सिक्योरिटी ब्रीच करता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्रीच करता है, टेरर अगर स्प्रेड करता है, तो टेररिस्ट एक्ट डिफाइन होते हुए पुलिस को अधिकार होगा कि वो तुरंत ऑफेंस रजिस्टर करे। अब उसके बाद दूसरी बात जो आप बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो तमाम सो कॉल्ड एनजीओज थे जो देश की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर अपने इच्छानुसार व्याख्या करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वो तमाम लोग उन आतंकियों की पैरवी के लिए, चाहे वो राइटअप के माध्यम से हो, चाहे वो जो जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाता था कि अफजल तुम्हारे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, और जो दिल्ली राइट्स में भी रहा, उसके लिए भी तमाम एनजीओ उसको राइटर बना करके, कभी हिस्टोरियन बना करके, कभी एक्टिविस्ट बना करके, जो देश में तमाम फेवर में माहौल तैयार करते थे, वो भी डिस्करेज होगा। तो ऐसे कानून की जरूरत थी जो कानून कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है और उनको फंडिंग करता है। उस टेरर एक्टिविटी को लेकर जिस टेरर से भारत बहुत ज्यादा प्रभावित है और भारत बहुत ज्यादा अपनी बात कहता भी रहा है, लेकिन राज्यसभा में सांसद कार्तिक शर्मा ने एक बात कही आज और उस पर मैं लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 5.5 लाख ऐसे जेल में रहने वाले लोग हैं जो कैदी हैं, उनका 78% ऐसा है जिनके मामलों पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है या सुनवाई चल रही है। मतलब सारी चीजें इस स्थिति में हैं, तो जेल ओवर क्राउडेड है, केसेस कितने सारे हैं, ये पेंडेंसी जो न्यायपालिका है उसको एक थकाती तो नहीं है। पहले गृहमंत्री अमित शाह को सुन लेते हैं। देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी, एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्म टिप्पणी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना और वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर पेंडेंसी की बात करें। कई ऐसे मामले मैंने देखे हैं जिसमें 20-20 साल, 22 साल के बाद फैसले आते हैं, और कई तो ऐसे मामले हैं कि जिसमें जो आरोपी है वो गुजर जाता है, उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद अदालत के फैसले आते हैं। कई बार तब बरी होता है जब उसने अपनी सजा पूरी कर ली होती है, सजा जितनी मिलनी थी उतना वो पूरा कर चुका है, उसके बाद वो बरी हो जाता है। 14 साल या 16 साल जेल में रहने के बाद वो बरी होता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब इसका भी निपटारा होगा। रेणु दीक्षित जी, आपके पास आना चाहूंगा। रेणु जी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, खासकर पेंडेंसी की बात करें,
और जेलों में जिस तरह से लोड बढ़ रहा है, कैदियों की बात करें, चूंकि अगर केसों का निपटारा नहीं होगा तो जो कैदी है उनकी संख्या बढ़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 7 साल तक के जो मामले हैं, अगर उसमें किसी कैदी ने 3.5 साल अगर गुजार लिए हैं तो उसे जमानत दी जा सकती है। ऐसे कुछ फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उसके बावजूद जो पेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं आशीष जी, क्योंकि जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो छोटे छोटे मामलों में भी जेल में सालों से सजा काट रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली ड्यू टू जो एक कहावत है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ जेलों में संख्या बढ़ती जा रही थी, डेट्स आ नहीं रही थी, न्याय प्रणाली में पूरे का पूरा डिले हो रहा था। तो इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले एक पैनलिस्ट सर ने बोला, अभी मैं इसमें आपका एक ऐड करना चाहूंगी। जो चार्जशीट से रिलेटेड उन्होंने बताया कि चार्जशीट अब 90 दिन में फाइल हो जाएगी। 90 दिन में फाइल होने के बाद कोर्ट जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के लिए, अगर उस कोर्ट को लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सटेंड कर देगा वो पीरियड। 180 दिन के अंदर आपको वो इन्वेस्टिगेशन फिनिश करनी है और इसके बाद ट्रायल के लिए भेज देना है। तो जो अंडर ट्रायल्स की जो बात है कि आप कंटिन्यूअसली सालों साल, मतलब जितनी उनको सजा का प्रावधान था उससे ज्यादा तो वो वैसे ही जेल में काट लेते हैं। तो अब ये है कि जैसे ही ट्रायल के लिए भेजा जाएगा उसके बाद जजमेंट जो है कम से कम ये न्याय व्यवस्था का जो प्रोसीजर है ये राइट ट्रैक पर आ जाएगा। मैं अश्विनी दुबे जी आपके पास संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास समय कम है, एक सवाल मैं आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा। प्ली बार्गेन को लेकर बात कही गई है, प्ली बार्गेन का जो यहाँ पर है जिसमें 30 दिन के अंदर अगर चार्जेस फ्रेम होने के बाद वो करता है तो चीजें जल्दी भी होंगी और सिमटेंगी भी। निश्चित तौर पर एक देखिए, प्ली बार्गेनिंग एक बड़ा नोबल क्रिएटिव इनिशिएटिव लाया गया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिसमें कोई व्यक्ति अपना अपराध अगर मान लेता है और वो अपराध इस कैटेगरी का नहीं होता है कि उसमें बहुत ज्यादा हानि या क्षति हुई है, तो अदालतों को ये उसके पैरामीटर्स को देखते हुए अधिकार होता था कि उस आदमी को मानते हुए, दोषी मानते हुए और उसको उसकी प्ली बार्गेनिंग करके उसको कम समय के अंदर सजा, तो वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर। परंतु आज की तारीख में ये भी एक आवश्यकता इसलिए भी है कि उसको हम दूसरे तरह से जोड़कर देखते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने कहा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देश में बहुत ज्यादा है, तो ट्रायल में बहुत समय लगता है। कोई व्यक्ति मानता है तो निश्चित तौर पर ना तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा, ना जेल अथॉरिटीज का खर्चा होगा, और व्यक्ति अपनी बात मानेगा तो इससे बड़ी सारे रिसोर्सेज, रेवेन्यूज भी सेव होंगे। तो ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। और ये प्ली बार्गेनिंग आज के नहीं, आज के 10 साल 12 साल पहले जो है ये आया कॉन्सेप्ट में, और इसको उसमें नए मॉडर्न तरीके से, रिफॉर्मेटिव तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, तो बड़ा वेलकमिंग है। जाहिर तौर पर एक बड़ा यहाँ पर कदम सरकार का है और इसकी जरूरत भी थी। संजय जी, आखिरी सवाल आपसे मिलूंगा। संजय जी, जो रिफॉर्म हुआ, इस रिफॉर्म की जरूरत थी, और इस रिफॉर्म को अगर संक्षेप में आपको बताना होगा तो आप क्या कुछ कहेंगे इन 3 रिफॉर्म्स को लेकर, इन 3 नए कानूनों को लेकर? देखिए, इसका इफेक्ट तो एक बार इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन ये विथ गुड इंटेंट आया है। सरकार की मंशा है कि देश में जो लोग हैं, जो विक्टिम है, जिनको परेशानी है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो विक्टिम्स हो, उन सबको कहीं ना कहीं सुविधा देने की बात की गई है। स्पीडी ट्रायल पे जोर है, फॉरेंसिक एविडेंस पे जोर है, जल्दी से जल्दी मुकदमों का निपटारा हो, कोर्ट्स पे उसका लोड कम होगा। आगे जाके ये चीजें आपको बहुत दूरगामी इनके असर होंगे, बहुत दूरगामी इनके असर होंगे। और जॉन एफ कैनेडी का एक कोट मैं यहां पर रख देता हूं कि परिवर्तन जीवन का नियम है और जो लोग केवल भूतकाल और वर्तमान पर ही फोकस करते हैं वो भविष्य को मिस कर जाते हैं। और ये 3 जो कानून अब अस्तित्व में आएंगे, आशीष, ये शायद भविष्य की एक बुनियाद रखें। नहीं, भविष्य की बुनियाद रखने के लिए ही इन कानूनों को लाया गया है और जो पुरानी गलतियां थी उनका निपटारा किया गया। नए जमाने का कानून है, इसलिए पारदर्शिता का खास ख्याल रखा गया है। और मैं एक बार फिर कहूंगा, ये विक्टिम सेंट्रिक कानून है। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रेणु दीक्षित जी, सुप्रीम कोर्ट की वकील, अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और संजय कुमार सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे।